गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल फोकस सीटेट में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मगध साम्राज्य का विस्तार। आज हम पढ़ा रहे हैं मगध साम्राज्य। देखिए, वर्तमान में बिहार राज्य के आधुनिक पटना एवं गया जिले में स्थित था जो ये मगध साम्राज्य है। आज का जो बिहार है उस राज्य के जो आज का आधुनिक पटना है वहाँ पर यह स्थित था। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी, दोनों में से कोई भी। राजगृह भी कहते थे और गिरिब्रज भी कहते थे। राजगृह या गिरिब्रज थी। महावंश के अनुसार, जो ग्रंथ है के अनुसार, 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार मगध का राजा बना और हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार का शासनकाल 544 बीसी से 492 बीसी तक रहा। इसमें उसने प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी, लिच्छवी राजकुमारी चेहलना एवं पंजाब के भद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से विवाह कर राज्य को और सुदृढ़ बनाया और अंग विजय द्वारा साम्राज्य विस्तार भी किया। तो देखिए बच्चों, जो ये मगध साम्राज्य है और जो इसमें सबसे पहले जो ये बिंदुसार था, इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी और इसने अपने साम्राज्य को और ज़्यादा विस्तारित करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और जो उसके खुद के कम्पिटिटर रहे होंगे या अन्य जो राजा थे, छोटे छोटे जनपद थे, उनकी पुत्रियों से इसने विवाह किया और विवाह करने के बाद अपनी शक्ति को बढ़ाया। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वर्तमान जो मगध है वो कहाँ पर था। तो वो जो बिहार, ऐसे भी आ सकता है कि वर्तमान बिहार राज्य में या बिहार के पटना के ज़िले में स्थित था। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। राजधानी पूछी जा सकती है कि मगध राज्य की राजधानी क्या थी। तो आपकी दोनों में से कोई सा भी नाम आ जाए, राजगृह आ जाए या गिरिब्रज आ जाए। और ये महावंश के अनुसार 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार मगध का राजा बना। और इसने किस वंश की स्थापना की थी? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार का शासनकाल 544 में शुरू हुआ था बीसी में और 492 तक बीसी तक चला। इसमें इसने प्रसेनजीत की, यानी इसकी तीन, वह कहते हैं कि इसकी 3 शादियाँ हुई थी बिंबिसार की। तो जो प्रसेनजीत था उसकी बहन कौशल देवी से शादी की इसने। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बिंबिसार, प्रसेनजीत की बहन का क्या नाम था, या बिंबिसार ने किससे शादी की थी? तो प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से शादी की थी, जो लिच्छवी की राजकुमारी चेहलना एवं पंजाब, एक और शादी की थी इसने, ये लिच्छवी की राजकुमारी चेहलना और पंजाब के भद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से इसने विवाह किया और राज्य को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया या सुदृढ़ बनाया और जो अंग विजय द्वारा साम्राज्य विस्तार भी किया। अब इसकी जहाँ जहाँ इसकी शादियाँ हुई थी वहाँ से तो इसकी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि शक्ति का और ज़्यादा विस्तार हुआ। युद्ध लड़ने के लिए वो लोग अपनी जिन जिन से इसने शादियाँ की थी, तो इस तरीके से ये अपने राज्य का, अपने वहाँ जनपद का विस्तार ही करता जा रहा था। तो सबसे पहले राजा ऐसे करते भी थे कि वो जो छोटे राज्य थे या छोटे जनपद थे, छोटे क्षेत्रफल थे, उनकी पुत्रियों से शादियां कर लेते थे और उनको अपने ही अंग में मिला लिया करते थे। तो इस तरीके से इसने 2 शादियां, तो इसकी हैं 3 शादियां की थी वैसे इसने। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का राजा बना। इसका शासनकाल 492 बीसवी से स्टार्ट होता है और 460 बीसी तक रहा। इसने अपने मामा प्रसेनजीत से काशी प्राप्त किया तो लिच्छवी पर विजय अभियान भी किया। इसने अपने पिता को भी मारा था, तो इसलिए इसे शत्रुहंता भी कहते हैं, पितृहंता भी कहते हैं इसको। तो जो बिंबिसार का बेटा था वो बाद में बिंबिसार को मारने के बाद अजातशत्रु वो मगध का राजा बना था और इसका शासनकाल 492 बीसी से स्टार्ट होकर के 460 बीसी तक रहा। इसने, कहते हैं कि अपने इसके जो मामा था प्रसेनजीत, जो इसकी जो ये यहाँ का राजकुमारी थी, जो लिच्छवी राजकुमारी चेहलना थी, प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी, उससे यहाँ इसने काशी प्राप्त कर लिया और किया तो लिच्छवी पर विजय अभियान किया। अजातशत्रु के बाद उदयन शासक बना, फिर इसका बेटा शासक बना जिसका शासनकाल 460 बीसी से 444 बीसी रहा। इसने पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया। देखिए, जो बिंबिसार था इसने भी मगध, जो ये आपकी राजगृह और गिरिब्रज था उसी को राजधानी रखा। उसके बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, उसने, अजातशत्रु ने भी वहीं पर शासन किया। लेकिन जब अजातशत्रु का पुत्र उदयन शासन उसकी राजगद्दी मिली उसको, तो उसने वहाँ पर ना बना करके राजधानी अपनी पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाया।
ये हर्यक वंश को अंतिम शासक नाग दशक एवं अयोग्य शासक था। जो अब ये पूछा जा रहा है कि अजातशत्रु के बाद उदयन शासक रहा 460 से बीसी से 444 बीसी तक। इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? नागदशक था। यह एक अयोग्य शासक था और मतलब इसमें वो क्षमता नहीं रही होगी जो बिंबिसार शक्तिशाली शासक था और अन्य राज्य छोटे छोटे जनपदों को हरा करके अपने राजधानी में मिलाता जा रहा था। तो इस तरीके का उसके अंदर वो क्षमता नहीं थी और वो एक अयोग्य शासक कहलाया। ये इसका नाम क्या था? इस क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो हर्यक वंश का कौन था वो शासक जो कि बहुत ही अयोग्य था? तो नागदशक था। और इसको जनता ने हटा करके, जनता ने इसको पदच्युत किया, गद्दी से हटा दिया और करके शिशुनाग को मगध का सम्राट बनाया। जो नागदशक था उसको जनता ने हटा दिया था क्योंकि एक कमजोर शासक था। दूसरा, इस तरीके के शासक को कोई भी पसंद नहीं करता है। उसके बाद शिशुनाग को मगध का सम्राट बनाया। इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो जो हर्यक वंश की स्थापना की थी वो बिंबिसार ने की थी और इसका समाप्ति होती है नागदशक, एक अयोग्य शासक था, उसको जनता ने जब हटा दिया तो शिशुनाग को वहाँ पर शासक बनाया, गद्दी पर बिठाया गया और इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। ये पहला निर्वाचित शासक माना जाता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत में पहला निर्वाचित शासक किसे माना जाता है? तो वो शिशुनाग है। शिशुनाग को पहला निर्वाचित शासक माना जाता है क्योंकि जो नागदशक था उसको हटा करके जनता ने खुद शिशुनाग को गद्दी पर बिठाया था, मगध का सम्राट बनाया था। इसने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। बाद में इसने अवंती को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया, जो अलग से एक राजधानी थी, एक महाजनपद था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, जो कुछ समय के लिए राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। कुछ समय के लिए, क्योंकि जब नए राजा आते हैं तो अपने तरीके से शासन करते हैं, तो उसने कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र से, जो राजधानी पाटलिपुत्र में थी, उसको वहाँ से ले जा करके वैशाली ले गया। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जो मैंने पिछले अपने बौद्ध उसमें पढ़ाया था, बौद्ध साहित्य में। तो जो ये राजा था कालाशोक, इसके समय में द्वितीय महासंगति हुई थी और द्वितीय महासंगति बौद्ध संगति कराई थी इसने। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश का शासक स्थापित होता है। जब शिशुनाग वंश का अंत हो जाता है तो इसके बाद आता है नंद वंश का शासन स्थापित होता है, जिसका संस्थापक महानंदिन था। पूछा जा सकता है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो वो नंदिन था। महानंदिन के पुत्र महापद्मानंद को शूद्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो क्योंकि वो तो महानंदिन एक राजा था, लेकिन जो पुत्र था वो शूद्र था। मतलब किसी शूद्र महिला का पुत्र होगा वो, तो शूद्र माना जाता है, जो महानंदिन की हत्या कर स्वयं शासक बन बैठा। इसने भी अपने पिता की हत्या की और खुद शासक बन गया था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। आप चाणक्य कोई सीरियल वगैरह हम जब देखते हैं तो उसमें धनानंद के बारे में दिखाया जाता है, हालांकि इनके बारे में इतना नहीं दिखाया जाता जितना धनानंद के बारे में दिखाया जाता है। तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि जो महानंदिन था, जो राजा थे, उनका जो पुत्र था ये महापद्मानंद, उसको शूद्र माना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि शिशुनाग वंश के बाद, जब शिशुनाग वंश का अंत हुआ उसके बाद मगध पर किस वंश का शासन था? तो वो नंद वंश का शासन था। ये किसने, नंद वंश ने स्थापित किया था। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक महानंदिन था। महानंदिन का पुत्र के बारे में पूछा जा सकता है कि पुत्र महापरमानंद को शूद्र माना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके, चार ऑप्शन आ सकते हैं कि किसको शूद्र माना गया है। तो वो महापद्मानंद को शूद्र माना गया है, जो महानंदिन की हत्या कर स्वयं शासक बन जाता है। और बाद में इसने अपने पिता महानंदिन की हत्या कर दी थी। किसने? महापद्मानंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो धनानंद था। और ये ऐसा माना जाता है कि इसे मतलब बहुत ही अत्याचारी, किसी का सम्मान ना करना और अपनी मर्जी से शासन चलाना, इस तरीके का इसका व्यवहार था।
तो जो चाणक्य, इनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी भी है कि चाणक्य जब इसके दरबार में जाते हैं तो ये चाणक्य का, या विष्णुगुप्त भी कहते हैं उन्हें, उनका अपमान करता है। और जिसकी वजह से चाणक्य कसम लेते हैं, शपथ लेते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं जो भी, कि मैं तुम्हें पदच्युत करूँगा, यानी शासन से हटा करके और किसी और को शासक बनाऊंगा। उसके बाद तो ये अंतिम शासक था धनानंद, और जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जब राजा घोषित कर दिया तो उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित किया और मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की गई। मौर्य वंश की स्थापना धनानंद के बाद होती है, जब धनानंद को हरा दिया जाता है, और इसके बाद मौर्य वंश की जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना होती है और मौर्य साम्राज्य का काल शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको इसलिए अलग से पढ़ाया मगध साम्राज्य को, ताकि क्योंकि जो हमारे अन्य जितने भी 15 महाजनपद थे वो थोड़े शॉर्ट में भी थे, उनके बारे में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, लेकिन मगध साम्राज्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको मैंने अलग से बनाया। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और 30-35 मिनट की हो ही जाती, तो फिर थोड़ा समझ में भी नहीं आता, तो इसलिए इसको सेपरेट करके बनाया ताकि आपको एक पार्ट अलग से पढ़ने को मिले और थोड़ा जल्दी भी समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और कुछ और पढ़ना हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, और प्रेस बेल पर, जो ये है बेल आइकॉन है, उस पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अन्य कुछ भी आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके बारे में आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जाकर के नीचे लिख सकते हैं। और जो मेरी जितनी भी वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लें, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ कि कहीं कहीं से स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा है कि किसके बाद क्या हुआ, ताकि आपको रेगुलरली और एक जगह पूरे सही तरीके से नोट्स मिल सकें। तो धन्यवाद।